आप तमाम को ईद मुबारक। साथ में विपाशा को भी ईद मुबारक, सलीम टेकू को भी ईद मुबारक और जेल में विपाशा है उनको भी ईद मुबारक, क्योंकि वहां तक पैगाम जा रहा है। और रही बात आज का जो ईद मिलाद तकरीब मनाया गया है, मैं कोई मुखर्रिर नहीं हूं, लेकिन जब मुखालिफिन की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सलीम टेकू की तरफ से फेंका जाता है, तो जमात की तरफ से मुझे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इन तमाम का जवाब दिया जाए। रही बात रमजान की, तमाम महीने में अल्लाह ने 15 दिन तक मुझको उम्रे की सादत हासिल किया। मैंने गिड़गिड़ाकर अल्लाह के दरबार में, हरम में काबे के गिलास को पकड़कर जमात के लिए बहुत दुआ की और मुझे यकीनन उम्मीद है कि अल्लाह ताला कबूल करेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब हाजिरी दी तो एक ही दुआ किया कि अल्लाह मदीने वाले सरकार, आप सबकी सुनते हैं, आखिर ये गुलाम की बारी कब आएंगी, आप हमारी कब सुनेंगे। और मैंने ये दुआ किया कि मेरे वालिद एक सच्चे आशिक़ रसूल थे, मरते दम तक एक सच्चे आशिक़ रसूल रहे, उनके नक्शे कदम पर चलाने की न सिर्फ मुझको बल्कि मेरे अपराध खानदान को और तहरीक के तमाम रुपायकार को अल्लाह ताला ये हिदायत दे। अब रही बात कि जो आपकी बेचैनी है, मैं उस उन्वान पे आ जाता हूं सीधा, क्योंकि रमजान के फज़ाइल रमजान या बकारीद के बारे में बोलने के लिए दीगर मुकर्रिर हैं। चंद दिन कबल 30 अप्रैल को जो वाकया पेश आया, उस वाकये के बाद से एक जुल्म और सितम का सिलसिला जारी रहा कि जुल्म और सितम का सिलसिला सिर्फ एक जमात या रुकन असेंबली या उनके हवारी की तरफ से नहीं, बल्कि ये जुल्म जो अफराद खानदान या कोई खानदान के तरफ ऊपर जो जुल्म और सितम का चांद, एक 2 मिनट बैठ जाओ बाद में, ये जुल्म और सितम का जो सिलसिला जारी रहा, ये बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो कांग्रेस बरसर इख्तियार है, मरकज में जो कांग्रेस बरसर इख्तियार है, उस जमात की तरफ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक मंसूबाबंद साजिश बनाई गई। उस साजिश बनाकर हमारे हैदराबाद के सलीम टेकू जाकर चीफ मिनिस्टर से मिलकर बाज़ाब्ता एक दरखास्त दिए कि मोहम्मद पहलवान और याफई खानदान की तरफ से एक तकरीबन 40 प्रॉपर्टीज का लिस्ट आउट करे कि इनका शादी खाना, इनका घर, एरागड्डे में इनकी प्रॉपर्टी, ये 40 प्रॉपर्टीज के ऊपर चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से एक सर्कुलर जारी हुआ। सारे महकमे जात को यह सर्कुलर जारी हुआ। बल्दिया कमिश्नर को एक सर्कुलर आता है चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कि सारे 40 प्रॉपर्टीज क्या परमिशन से बनाए गए हैं या परमिशन से नहीं बनाए गए हैं, मालूम करिए। अगर बगैर परमिशन बनाए गए हैं तो क्या ये लोग रेगुलराइजेशन किए या नहीं किए, अगर नहीं है तो ये सारे प्रॉपर्टीज को तोड़ने के ऊपर तोड़ने के आर्डर दिया जाए। उसके बाद में एक सर्कुलर एमडी वाटर वर्क्स पे आता है कि तमाम प्रॉपर्टीज पे जो नल का कनेक्शन दिया गया है, वो नल का कनेक्शन सही है या नहीं है, अगर इलीगल है तो उसको नल के कनेक्शन को काट दिया जाए। उसके बाद में अगर है तो इसमें जितनी बिल बकाया है उसको वसूल किया जाए। सीपीडीसीएल सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को एक चीफ मिनिस्टर ऑफिस से सर्कुलर आता है कि ये तमाम जितने कमर्शियल
कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, इनके इलेक्ट्रिक के मीटर्स को चेक किया जाए। अगर सही है तो भी इनको ऊपर चालान किया जाए, अगर गलत है तो इनको गिरफ्तार किया जाए, चालान किया जाए। उसी तरीके से महकमे बल्दिया की तरफ से जो चालानात किए गए, तकरीबन मैं समझता हूं कि 7 या 8 लाख रुपए के जुर्माने टैक्स डाले गए खानदान पे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले आए, 15 लाख रुपए के जुर्माने डाले इस अपराधी खानदान के पूरे लोगों को ये बात नहीं मालूम। उसके बाद में जो वाटर वर्क्स वाले आए, तकरीबन 40 में से 12 या 13 प्रॉपर्टीज के कनेक्शन कट कर दिए। अब यह जुल्म का सिलसिला चल रहा था कि जो कंप्लेन देने गया या पाई खानदान का एक मासूम बच्चा कंप्लेन देने के लिए चंद्रागुंडा पुलिस स्टेशन आया तो कहे कि हम आपका कंप्लेन नहीं ले सकते। कंप्लेन नहीं लिया गया। उसके बाद में रजिस्टर्ड पोस्ट करे, कमिश्नर साहब के नाम से एक रजिस्टर्ड पोस्ट करे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ साउथ जोन के नाम से एक रजिस्टर्ड करे, एसीपी फलकनुमा और इंस्पेक्टर 3 दिन तक तो बोले कि हमको रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं मिला, जबकि हमारे पास रसीद थी रजिस्टर्ड पोस्ट मिलने की। 2 बच्चे जो दवाखाने में थे, अवध और अब्दुल्ला, दोनों को पुलिस गिरफ्तार करी, जबकि अवध का जो पेट में गोली लगी, एक ऑपरेशन होने के बाद में उसका दूसरा ऑपरेशन होना बाकी था। अभी उसको जो आउटलेट एक पैकेट बने थे उसको गिरफ्तार करके सीसीएम पुलिस ले जाकर उसको चारलापल्ली जेल में डाली। 105 दिन के बाद में हाई कोर्ट से मेडिकल बुनियाद पर उसकी बेल हुई। जब बेल होकर बच्चा घर को आया तो उसका सारा पेट सड़ गया था। उसका यशोदा हॉस्पिटल में 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में अवध की इतनी तबीयत खराब हुई, सारे शहर में ईद की खुशियों की तैयारी चल रही है। सारे लोग रमजान के बाद में ईद की चांद रात के दिन सारे लोग बाजार में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन ये घर में एक तजब्बुल का शिकार के इब्राहिम यापाई की मौत के बाद में कहां अवध बचता या नहीं बचता। सारे अपराधी खानदान लोग यशोदा हॉस्पिटल में ठहरे हैं। बच्चे को दौरे आ रहे थे और दौरे इतने संगीन के अवध पलंग में से नीचे गिर जा रहा था। 8 आदमी पकड़ रहे थे उसको। बाद में 2 बजे रात को जब डॉक्टर खान साहब आए, इमीडिएट उसको वेंटिलेटर पे डाले। तकरीबन 6 दिन से वो बच्चा वेंटिलेटर पे है और आज की तारीख तक भी अभी भी वो बच्चा सीरियस है और तकरीबन 104-105 बुखार है बच्चे को। उसका पेट इतना सड़ चुका है कि मैं समझता हूं कि उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। दूसरा बच्चा जो गोली लगी है वो अभी तक जेल में है, ना उसको बैठने आ रहा है ना उसको उठने आ रहा है, जबकि सेशन कोर्ट का आर्डर है कि उसको दवाखाने को ले जाकर उसे दवाखाने में इलाज करवाइए। लेकिन चारलापल्ली जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है प्रेशर में बाल का ये कह रहे हैं कि हमें होम मिनिस्टर ऑफिस से ये हुक्म है कि इनको मेडिकल बेनिफिट ना दिया जाए। यानी मैं ये बात बतलाना चाह रहा हूं कि किस किधर इस खानदान से जुल्म किया जा रहा है। हाल में जब अवध की बेल की कोशिश की गई, बेल के लिए हम गए तो देखिए जिसका कोई है उसका अल्लाह होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, यानी मैं जब हाई कोर्ट में बहस हो रही थी कि जब एफआईआर की कॉपी बनाई गई तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भाटापट्टी श्रीनिवास राव, सारे मोगलपुरे के लोग पहचानते हैं कि यही इंस्पेक्टर था, वो आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। माजी का रिकॉर्ड रहा उसका कि मुसलमानों पर जुल्म करना, फायरिंग करना। जब यहां पर फिसाद हुआ तो यहां पर बच्चों को फायरिंग किया, गिरफ्तार किया। ऐसे ऑफिसर को असदुद्दीन ओवैसी ने जाकर चीफ मिनिस्टर से कहा कि इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाए। इसका रिकॉर्ड है कि चीफ सदर कैसे इंसान को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया, जिसका माजी में रिकॉर्ड मुसलमानों पर जुल्म करना, मुसलमानों को गिरफ्तार करना, निहत्ते मुसलमानों को ले जाकर टार्चर करना। ऐसे एक ऑफिसर भाटापट्टी श्रीनिवास राव को उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया। कंप्लेनेंट देता है कि वाकई में 5 लोग, मंसूर अवध की जो कंप्लेनेंट है ये कंप्लेंट करता है कि वाकई में 5 लोग हैं, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस 15 लोगों पर ही एफआईआर जारी करते हैं। आपके घर में चोरी होती है और आप कह रहे हैं कि मेरे घर में 5 लाख रुपए की चोरी हुई, और
कमिश्नर ऑफ पुलिस 15 लाख का एफआईआर इशू कर रहे हैं। जिस वक्त जब्ते का परमिशन नहीं दिया गया, मुलाकात हुई तो कमिश्नर साहब भड़क कर कहने लगे कि आप मेरे खिलाफ में तकारीर कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर आप कहे तो लाकर दूंगा। शख्सियत की बुनियाद पर मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आप ईमानदार ऑफिसर है, नेक ऑफिसर है, आप कई मरतबा हज किए, कई मरतबा उम्रा किए, लेकिन आपका जो इन्वेस्टिगेशन है ये बहुत गलत हो रहा है, एक तरफा हो रहा है। जब मैंने आजमपुर के जज से कहा कि इन्वेस्टिगेशन गलत हो रहा है तो आप गुस्से में आ गए, लेकिन मेरे पास जो जजमेंट की कॉपी है, ये जजमेंट की कॉपी मैं अगर पढ़कर सुनाऊंगा तो ये क्या कहेंगे आप? कहने लगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या एफआईआर कमिश्नर ऑफ पुलिस करता है एफआईआर? ये पूछे मुझसे कि क्या एफआईआर कमिश्नर ऑफ पुलिस करता है? मैंने जवाब दिया कि एफआईआर कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं करता, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो एफआईआर करता है, लेकिन आप उसकी टीम के लीडर है। आप जंग और जीती और हारी जाती है तो कमांडर को पकड़ा जाता है। ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें सख्ती से नोट लिया गया है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। हाई कोर्ट के जज समुद्रलाल गोविंदलाल राजू का ये जो जजमेंट कॉपी है मेरे पास है, जो अवध की भेद के लिए हम लोग गए थे, हम गए थे भेद मांगने के लिए। जज ये पूछा कि बच्चे को गोली कैसा लगी, तो पीटीओ ने कहा कि अकबर साहब की हालत खराब है। जज पूछा कि हुई अकबर साहब, व्हाट इज अकबर साहब? हमारे वकील साहब बोले कि अकबर साहब के मायने हमारे पीटीओ साहब बहुत रेस्पेक्ट से बोल रहे हैं कि अकबर साहब बोले तो सर। जज फरमाया कि साहब हुआ तेरे घर में कानून के सामने तो बराबर है। ये जो एफआईआर की, ये जो जजमेंट की कॉपी है, अगर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस रहता तो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं इस्तीफा दे देता कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से। इतना सख्त एफआईआर, इतना सख्त जजमेंट है कि जज ये बोल रहा कि मैं अगर इसमें गलत नहीं कि it is contended by the petitioner senior counsel that the offence took place in a locality of the accused and that after the incident when the accused party attempted to give report on the incident to the police did not receive the report and that therefore though the accused party wanted to take steps through court they could not pursue the same, all them is very in prison। यानी जब ये बोल रहा है कि जब कंप्लेंट देने के लिए गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया, और जज आगे ये बोल रहा कि अगर ये मुखालिफ के ऊपर केस नहीं बुक होगा तो ये वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन रहेगा। आज हम सीसीएफ गए थे, आज जाकर एफआईआर, आज हम लोग कंप्लेंट देकर आए, मैं और साबिर बिन उमर याफाई साहब, मोहम्मद पहलवान के बड़े भाई, जब हम लोग देकर आए, आज मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह आज रात में या कल साढ़े 11 लोगों के ऊपर मर्डर केस बुक होगा। मैं जब अवध से बात किया, मैं जब अवध से बात किया हवाखाने में, सारा खाका बताया अवध कि किस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने फायर किया और इब्राहिम याफाई के सीने में जो गोली है वो अकबरुद्दीन ओवैसी के गोली। अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस, अगर ये केस तुम अपनी तरफ से अगर बुक करते तो मुझे बहुत खुशी होती। तुमने केस अपनी तरफ से बुक नहीं किया, बल्कि हाई कोर्ट के आर्डर पे एक केस बुक हो रहा है, हाई कोर्ट के आर्डर पे एक केस बुक हो रहा है। यानी इंसाफ देर से मिलता है लेकिन जरूर मिलता है, इंसाफ देखिए आपको। और हाई कोर्ट ने और एक बात कही, हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को यह आर्डर दिया है कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाए। जो गनमैन फायर किया है जिसमें एक बच्चा मरा और 3 बच्चे जख्मी हुए, उसके ऊपर हाई कोर्ट के अहकाम पर स्टेट गवर्नमेंट मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कर रही है। इंशाअल्लाह मैंने अपनी पहली तकरीर में कहा था, दूसरी तकरीर में भी कहा, तीसरी तकरीर में भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह और उसके हबीब के बाद में अगर किसी पर हम पे भरोसा है तो अदालत पर हम पे भरोसा है, अदालिया पर हमें भरोसा है। और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ये लोग बाहर आएंगे और ये अपराध खानदान को बराबर इंसाफ मिलेगा और इब्राहिम याफाई के कातिल को बराबर अदालत सजा देगी और ये लोग जेल जाएंगे, ये लोग जेल जरूर जाएंगे। अब रही बात निकले, चलो बिपाशा निकले बाहर, मैं समझा कोई दरगाह को जाएंगे या
वगैरह जाएंगे, मिलेंगे, माफी चाहेंगे, निकलते तो निकलते पहले काउंसिलिंग में आके बैठे। यानी देखो आप कितनी हैबत इसको का सलीम शेख को 30 करोड़ रुपए खा जाता बोल के भाग के आके काउंसिलिंग में बैठ जाए। 30 करोड़ रुपए जमा करके लेके गई विपाशा जाते वक्त काउंसिलिंग में जब बैठे मेडिकल कॉलेज के 30 करोड़ रुपए जमा करे, 30 करोड़ रुपए जमा करके लेके गए। बीमारी के बिस्तर पे इतना मौत को करीब देखने के बावजूद सारी चीज छोड़ के तुम अल्लाह से मोहब्बत करना था कि अल्लाह ताला मुझको एक ऐसी जिंदगी दिया। फिर दारुल सलाम है आके बड़ी बड़ी तकरीर, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, खून के खतरे का बदला लूंगा, इनकी बला जो आंसुआ बहाई उसका बदला लूंगा। यानी तुम्हारे बीवी बच्चे लोगों की जान जान में, ठीक है, चैलेंज कबूल। सबकी तरफ से मैं मोहम्मद पहलवान की तरफ से ये ऐलान कर रहा हूं, आज होंगे उनके मकबरा सुन रहे होंगे, फोन पे भी सुन रही होंगी विपाशा, ये मेरा ऐलान है, चैलेंज है ये। दिन तुम्हारा, तारीख तुम्हारी, मुकाम तुम्हारा, तुम जिस दिन बोले उस दिन मैं मोहम्मद पहलवान को लाने के लिए तैयार हो। तुम जिस दिन बोले, मेरी एक शर्त है, मगर एक शर्त है मेरी, पहलवान लुंगी पहन के आएंगे, बाद में डर के भागना नहीं। अब बाद में डर के अगर भागे बेटा तुम, तो फिर अब इसके बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कॉम्प्रोमाइज करो। अब भय पाटा को देख के अगर तुम भागे भागने, मैं फिर बोल रहा हूं, दिन तुम्हारा, तारीख तुम्हारी, मुकाम तुम्हारा, फौज तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, मीडिया तुम्हारा, सब तुम्हारी। मेरी एक ही शर्त, मैं जहां बोले हुआ मोहम्मद पहलवान को लाने के लिए तैयार हूं। पहलवान की एक ही शर्त है कि मैं लुंगी पहन के आऊंगा। अब उसके बाद में अगर तुम भागे बेटा, फिर तुम्हारे भाई अगर भागे तो फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं। मैं आंसू का बदला लेता हूं, खून के खतरे का बदला लेता हूं। बेटा पहलवान को देख के पैंट में जो खतरे टपके उसका बदला कौन लेते? उसके वो पैंट में जो खतरे टपके उसका बदला कौन लेते? चलो फिर उसके बाद में मक्का मस्जिद आए। मक्का मस्जिद आके अब मैं उन्हें क्या बोला, वो बात दोहराता नहीं, क्योंकि मैं अगर वो चीज दोहराऊंगा तो मैं भी गुस्ताखी रसूल हो जाऊं। इन्हें जो गुफ्तगू किया मक्का मस्जिद में, सारी जिंदगी लोगों को इन्हें गुस्ताखे रसूल बोल के तकरीर करते रहा। उस दिन भी बोला कि मैं तो इनको पहले से खारिज इस्लाम कर दिया गुस्ताखे रसूल को बोल के। उस दिन भी बोला कि गुस्ताखे रसूल बोल के। सारी जिंदगी लोगों को गुस्ताखे रसूल बोला। अल्लाह ताला ऐसा इसके मुंह से बोलने लगाया, आज सारी दुनिया इसको गुस्ताखे रसूल बोल रही। सारी दुनिया इसको आज गुस्ताखे रसूल बोल रही। हर तकरीर में बोलता था, अमानुल्लाह खान साहब का नाम लेते हुए बोलता था गुस्ताखे रसूल आएंगे, फलाने फिर को बोलता था गुस्ताखे रसूल आएंगे। हम कानून बैठते थे, खान साहब रोते थे जब इसकी तकरीर को आके बोलते थे। खान साहब की आंखों में पानी आ जाता था। और खुदा मैं आज ये बात का ऐलान कर रहा हूं, मैं इस बात का गवाह हूं कि जब इंतकाल से एक दिन पहले, जुम्मे के दिन जब इन्हें तकरीर करा 2002 के यौमुल कुरान में, इतनी लबकुशाई करा और अमानुल्लाह खान साहब को गुस्ताखे रसूल बोला इन्हें। खान साहब इतना आंसू रोए, रात में जब कैसेट सुने इसकी, रो के इसकी सुबह में इंतकाल हुआ उनका। हर चीज बर्दाश्त की खान साहब को, लेकिन इन्हें जब खान साहब को गुस्ताखे रसूल बोला, बर्दाश्त नहीं करे, फिर दुनिया से चले गए अमानुल्लाह खान साहब। और खुदा ये इस बात की मैं आज तक किसी के सामने नहीं बोला। मैं गवाही का उस दिन दीवान खाने में सिर्फ 2 जने थे, 3 जने थे। मैं, खान साहब और मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी सीडी सुन के बोले बंद कर दो, बोले सारी तकरीर में अमानुल्लाह खान साहब को गुस्ताखे रसूल बोलाएंगे। आज अल्लाह ताला कैसी मार मारा देखो पूरे खानदान पे, इनके पूरे खानदान पे मारा कि आज ऐसी गलती हुई इसके मुंह से। और भाई लोग बोल रहे हैं कि फलाने आदमी कुछ नहीं बोल रहे हैं, फलाने मौलाना कुछ नहीं बोल रहे हैं, फलाने अल्लामा कुछ नहीं बोल रहे हैं। कैसा बोलते बोलो, कैसा बोलते, हिम्मत रही तो बोलते। क्या 100 MBT वाले होते बोलने के लिए? क्या 100 हमारे औलाद होती
बोलने के लिए। शमला एक का, पगड़ी एक की, शेरवानी एक की, पैंट एक का, ये पहन के आके फतवा देते इसको। अब मैं नाम नहीं लेता किसी का, बोलने वाले ये लोग हैं जो हक्का खाते हक्का बोलते बोल रहे। मैं बाद में मालूम किया, मैंने दरियाफ्त किया, मैं सुन रहा था कि दीपाशा का हाथ निकाल दिए, कोई बोले गुर्दे निकाल दिए, कोई बोले पेट निकाल दिए, कोई बोले अग्रिया निकाल दिए। ये तकरीर सुनने के बाद में वो खरीदी ताल्लुका दे डॉक्टर जो इसका इलाज करेगा। ये तकरीर सुनने के बाद में इसकी महीन जाके डॉक्टरों से दरियाफ्त किया, सोमाराजू से हमारे खानदानी ताल्लुका से डॉक्टरों से पूरा बोल रहे थे इसके क्या क्या ड्रामा हो रहा था, अंदर आईसीयू में क्या ड्रामा चल रहा था, पूरा बोले। तकरीर सुनने के बाद में मैं जाके डॉक्टरों से दरियाफ्त किया तो डॉक्टर बोले भाई इसका ना हम हाथ निकाले, ना पैर निकाले, ना पेट निकाले, ना अतड़ी निकाले, ना गुर्दा निकाले, इसका दिमाग निकाल के हम कीजिए। इस बात से ऐसे दीवाने बातें कर रहा है, इसका दिमाग निकाल दिए कहते डॉक्टर। अब मैं सलीम फेंकू तो दस वक्त बोला कि सलीम फेंकू तुम फेंको ना को, तुम फेंके। अब मैं सलीम फेंकू बोला तो एक दिन हकीकत में वो सलीम फेंकू का टेलीफोन आया मेरे को, बोला भाई परेशान है। मैं बोला अरे अपने हैदराबाद की बात है ना, हर वक्त बोलते कोई भी फोन करते हेलो बोलते भाई परेशान है। मैं बोला भाई वीडियो कॉलिंग नहीं है मेरे घरे, ऑडियो कॉलिंग है, कैसा पहचानूंगा? अरे मैं वो फलाना बात कर, बोला नहीं पहचाना, तो फलानी फिल्म में मैं सलीम फेंकू का रोल अदा करा। अरे मैं बोला बोलो सलीम फेंकू खैरियत पूछा, तो बोला भाई मैं आपसे नाराज हूं, मैं आपसे बहुत गुस्से में हूं। मैं बोला कहीं को नाराज है, कहीं को गुस्से में है? पूछा अरे आप ऐसे आदमी का नाम रखे सलीम फेंकू, आप किसी को गधे को, कुत्ते को, सुअर को पुकारना था सलीम फेंकू बोल के, उसको मेरे को ले जाके मिला दिया, मैं आपसे नाराज हूं। एक एमपी को लेके जाके मेरे को मिला दिया, यानी सलीम फेंकू भी शर्मिंदा हो रहा इसको। अब ये सलीम फेंकू ये बोला कि उमर गुलशन शादी खाने के ऊपर एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक पेंट हाउस है। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, मैं आज चैलेंज कर रहा हूं सलीम फेंकू से, जिस दिन तुम बोले पूरे मीडिया को मैं इनवाइट करने के लिए तैयार हूं, मैं पूरे मीडिया को मैं बुलाता हूं, उस दिन आप आओ। आपको कुछ होने वाला नहीं है, पूरों को बोल देता हूं हट जाओ, के पूरे लुंगियों को बोल देता हूं हट जाओ, कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे। आप आओ। अगर मोहम्मद पहलवान के जो शादी खाना एक तरफ, बाजू मस्जिद, उसके बाजू होटल, मस्जिद के ऊपर ये ऐलान, ये तकरीर में बोला ही नहीं, यानी मक्का मस्जिद के मिंबर रसूल से हदीस कुरान बयान करने के बजाय वहां पर याद-ए मोहम्मद पहलवान हो रहा था। वहां पर यौमुल कुरान के बजाय याद-ए मोहम्मद पहलवान हो रहा था वहां पर। अगर मोहम्मद पहलवान के जो मस्जिद बनाए, मस्जिद उमर के ऊपर अगर पेंट हाउस है, इन्हों ऐलान करेगा पेंट हाउस है बोल के, आप लोग भी सुने होंगे, बकरियां चराते बोल के ऐलान करे। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर उसके ऊपर पेंट हाउस है या अगर उसके ऊपर बकरियां चरा रहे तो मजलिस बचाओ तहरीक से एज ए कारपोरेटर में इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। नहीं तो तुम 7 दिन के अंदर, मैं पूरे मीडिया को ले जाके बताने वाला हूं 2-3 दिन के अंदर कि मस्जिद के छत पे कोई पेंट हाउस नहीं है, मस्जिद के छत पे कोई पेंट हाउस नहीं है और ना कोई बकरियां चल रही हैं। बड़े बड़े बातें। फिर आए खिलवत में आगे, वहां पर तकरीर, एक जलसा। अरे अजीब कानून हो गया हैदराबाद का कानून, ऐसा अजीब, ये भट्टा चोर, ये समझ गए ना, भट्टा चोर बोले तो पठान बोले तो दहीम शहीम गोरा गुंडा, अमजदुल्ला का पठान, मजीदुल्ला का पठान, खान का पठान। हाँ भाई पठाना तो काले में रहते, काले रहते बोलो। ये काला पठान कहां से आया बोलो? ये भट्टा चोर हम जत्थे का परमिशन डाले, पुरानी हवेली से नहीं दिया, जाके डीसीपी साउथ जोन से मिला भाई, तो डीसीपी साउथ जोन बोला भाई आप जाके भट्टा चोर से मिलो। आप ये भट्टा चोर से जाके हम मिले तो बोले नहीं वो कानून को ऐसा है, फलाना है, नहीं दे सकते परमिशन। आपके तकरीरों की वजह से लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। अरे मेरे तकरीरों से जो लोग सुन रही हैं, जो घरों में टेंशन, घरों में हंस के बोल के जाते मेरी तकरीर सुन के, हाँ टेंशन कहाँ है बोलो? जितने लोग यहाँ बैठे हुए कोई टेंशन हो रहा है एरिया में। आज मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, बाबा नगर में हम परमिशन डाले, वहां रोक दिए। कैसा कानून चल रहा है ये दुनिया में? कैसा कानून चल रहा है? 11 सितंबर के बाद में भट्टा चोर का भी इलाज है, इन्हें भी जा रहा, हरी झंडी दिखा रहे हैं इसको, बहुत दिन कर लिए बेटा तुम नौकरी चलो यहाँ से बोल रहे हैं।
एक एक अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को ला के ओहदे पे बिठाने वाले हैं इंशाल्लाह। तकरीर हो रहे, तकरीर में आजमपुरे में तकरीर करके ये बोले कि हम चंचलगुड़े में जलसा करेंगे। करो, आओ बोला, मैं ऐलान करा, मैं गुलपोशी करता हूँ, बीपाशा को ला लो, मैं गुलपोशी करता हूँ बोला। आओ, घर से लाइट देता हूँ, चंचलगुड़े में जलसा करते, वो थोड़े लाल किले में जलसा जाके आरएसएस की हेड ऑफिस में जलसा करे वैसा ऐलान कर रहे हैं, आप मैं चंचलगुड़े में जलसा करता हूँ। आओ बोले, हम करते, करो। नहीं, जाके चीफ मिनिस्टर करे बैठ के एमबीटी के जलसों को कैंसिल कराए। एमबीटी के जलसों को जो कैंसिल कराए सिर्फ और सिर्फ इनकी जबरदस्ती में। आज शहर में हर पार्टी के जलसे हो रहे हैं, हर पार्टी के मीटिंगें हो रही हैं। सिर्फ अगर पाबंदी है, अगर जलसों का परमिशन नहीं है, ये फटा चोर अगर किसी को परमिशन नहीं दे रहा तो सिर्फ मजलिस बचाओ तहरीक को नहीं दे रहा है परमिशन। इंशाल्लाह उसका भी इलाज है, हम अदालत में डाले हैं। अनखरीद अदालत से आर्डर आने के बाद में पुरानी हवेली पे जलसा जरूर होगा, बाबा नगर में भी जलसा होगा, दिलवत में भी तहरीक का जलसा होगा। इख्तियार है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, मजलिस बचाओ तहरीक, मर्दों की जमात है, कोई हिजड़ों की जमात नहीं है। मजलिस बचाओ तहरीक बड़े बड़े बातें करे, इनको देख लेंगे, उनको देख लेंगे, बड़ी बड़ी बातें हुई, इनको देख लेंगे, उनको देख लेंगे। मैं पुरानी हवेली के जलसे में ऐलान किया था कि अगर तहरीक के कोई कारकुन को अगर धक्का लगेगा तो फिर मुजीबुर रहमान के खानदान का हाल हो जाएगा, मुजीबुर रहमान के खानदान का हाल हो जाएगा। अब उसके बाद में सलीम फेकू और बीपाशा के बाद में एक सबसे का कौवा निकला बाहर, कहां करते थे। अरे ये डिप्टी मेयर, ये सबसे का कौवा बोल रहा कि आओ पहलवान, मैं देख लेता हूं तुमको। ये गुल्लती पहलवान, तेरे भाइयों का झगड़ा हुआ जायदाद के सिलसिले में। इनके बाप बेचारे अहमद हुसैन बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे। एक मरतबा उमरे को जा रहे थे, हज को जा रहे थे, याद है नहीं है मुझे, मैं खान साहब मिलने के लिए गए, हेराम बन के सलाउद्दीन यूनिवर्सिटी को गालियां दे रहे थे। खान साहब बोले, अरे तुम इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं, हेराम बन के कहीं को गालियां दे रहे हो, गालियां मर्जी होकर समझाई। यानी मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि कितनी मुखालिफत करते थे वो। अब ये सबसे का कब्बा बोल रहा कि मैं मोहम्मद पहलवान तुमको देख लेता हूं। इसके आपस में भाइयों का झगड़ा हुआ जायदाद के वास्ते, जायदाद के वास्ते आपस में भाइयों का झगड़ा हुआ तो मोहम्मद पहलवान इसका तस्या करे जायदाद का। मेरा गार्डन एक भाई को दिए, घर एक भाई को दिए, उनको एक दिया, पूरा रखे बीच में पूरों को मिला है। अब इनको बोल रहा है मैं देख लेता हूं। अब मेरे को हंसिया ही, मैं मोहम्मद पहलवान के सामने बोला, अरे भाई इन्हें देख लेता हूँ। बोला तो बोले मैं खामोश करके, बेचारे बोलते ज्यादा नहीं, मुस्कुरा के खामोश कर गए। अगर एक बम्बू को लुंगी बन के अगर इसके घर के बाहर गाड़े तो घर खाली करके भाग जाता है, घर खाली करके भाग जाता ही नहीं। ये सबसे का कब्बा ईदी बाजार के बेचारे एक बहुत पैसे वाले शख्स है, साल को 2-3 करोड़ रुपए ज़कात निकालते हो। वो बेचारे बहुत अजीज हमसे कहेंगे मिले तो ऐसा जैसा बड़े बड़े छोटे भाई के ऐसा मिलते हम। इसकी बेटी उसके घर में दिए, रोजाना सुबह नींद में से उठते, नाश्ता उनके घर में, दोपहर का खाना उनके घर में, शाम का खाना उनके घर में। बेजार है बेचारे, बेजार है, बेटी दामाद समझी पूरे बेजार है इनसे। आप बोलो हैदराबाद की तहजीब है, अगर किसी घर में बेटी दिए तो जाते हो घर को, जिंदगी भर नहीं जाते, साल को कभी ईद बकरीद क्या कोई बीमार है तो जाते, वो भी दामद को सलामी लेके आते जाके, इन्हें जाके दामद से लेके आना रोज 10,000 रुपए खर्चे पूरी हो चुकी। बिल्कुल खुदा बोलो, मैं जब ये तकरीर में बोला पूरी उनकी ज्ञान खुश हुई, उसका नाम ही पड़ गया सबसे का कौवा। मैं फोन करा तो बोल रही सबसे का कौवा आया था, कौवा गया था। ये कौवा काय करते फिर कौवे खबरदार, अगर कोई सत्य में जबान अगर खोलेगा तो तेरी जबानी कता डालूंगा कहीं पकड़ के, हमसे उसके बाद में जबान नहीं खुलना। अब इन्हों निकले, गुल्लू दादा आलमपुरे के जत्थे में बोले, गुल्लू दादा मनकपेट के गुल्लू दादा समझ गए ना। गुल्लू दादा आके बोले कि हमारे कैमरे एडिटरों के रूमों में फिट है। वाह, मैं बोला अरे क्या बड़ी बात बोला भाई। मैं आज तक परेशान था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जिसमें नमाजी परहेजगार इंसान को टिकट देना था। यानी पहले मिलत नवाब बहादुर यार का कदर रहमत
पहले जो जमात बनाए उसमें चंद उसूल रखे कि 5 दिन का नमाजी दारुसलाम आना या रुकुन बन सकता। मैं परेशान हूं कि शराबी, अय्याशी, सूदखोर को टिकट भी मिल गया, एमएलए भी बन गया। अब मेरे को उस दिन मालूम हुआ कि ये बेडरूम में मैं हिम्मत की दाद दूंगा खान लतीफ खान साहब की। यानी पठान जो होता अपने बुरे वक्त पे अपने दोस्त को नहीं छोड़ता। पठान जो होता, सच्चा पठान जो होता अपने बुरे वक्त पे दोस्त को नहीं छोड़ता। और अरब और पठान की जोड़ी सारे दुनिया में मशहूर है। खान लतीफ खान साहब जब जेल से जाके मिले बखुदा मोहम्मद पहलवान से जेल से जाके मिले तो मेरी बहुत तबीयत खुश हुई, बहुत तबीयत खुश हुई। मेरी इतनी खुश हुई कि शहर में कई लोग हैं हमदर्दी दिखा रहे। मैं उम्रे को गया, कई लोग मिले उम्रे में मेरे को। मक्के में जो भी मिलता मेरे को कोई ये नहीं पूछता बखर, यानी कोई ये नहीं पूछ रहा था कि आप कब आए, आप कब जाने वाले हैं, आपकी मिजाज कैसी है, कोई ये नहीं। सिर्फ ये किसी तरह की कि भाई मोहम्मद पहलवान कैसे है, उनकी बेल कब हो रही और दिगर अपराध खानदान कैसे है। मक्के में लोग उम्रा कर रहा हूं मैं, मेरे को पूछ रहे लोग। मदीने में मैं जियारत कर रहा हूं, मिलके लोग मेरे को पूछ रहे। जितना मैं गया तो सैकड़ों लोग इधर दावत में आओ, उधर दावत में आओ। मैं बोला भाई किसका मेरी दावत में नहीं जाता, मैं खुद एक दावत करता हूं, सारे लोग आओ। तकरीबन मैं समझता हूं कि हैदराबाद में जैसा जलसा हुआ तो लोग जमा होते, वैसे लोग जमा हो गए गुजरात में। सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे, कभी बोलो मोहम्मद पहलवान की बेल कब हो रही। मैं बोला इंशाअल्लाह अल्लाह के नहीं दे रहे, अमेर नहीं है। अल्लाह से आप लोग भी दुआ करिए। कल बेल पिटीशन पे बहस होने वाली है हाई कोर्ट में, कल बेल पिटीशन पे बहस होने वाली है। आप लोग आज रात में जाइए अपने घर पे, कल फजर की नमाज पढ़िए, आज रात में नमाज पढ़िए, दुआ करिए। सिर्फ दुआ इनका साथ दे सकती है और कोई चीज इनका साथ नहीं दे सकती। सिर्फ आपकी दुआ इनका साथ दे सकती, कोई चीज इनका साथ नहीं दे सकती। अब ये गुल्लू दादा ऐलान कर रहे हैं कि मैं फलाना काम कर दूंगा, लुंगी बनना। अरे तू काका पहलवान, तू काका अरब, तू तो हब्शी है, इतना बोला ना तकरीर में, आप लोग भी सुने होंगे। मोहम्मद पहलवान के ताल्लुक से इन्हें बोल रहा कि तू काका पहलवान, तू काका अरब, तू तो हब्शी है। ठीक है, अगर तुम हब्शी भी बोले तो ये हजरत बिलाल जब अज़ान एक मरतबा अज़ान नहीं हुई थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग आकर ये बोले कि आज सुबह नहीं हुई, तो लोग ये बोले कि जाओ दरियाफ्त करो कि क्या बिलाल अज़ान दिए या नहीं दिए। अगर हब्शी भी है इन्हों तो उनके सिलसिले से है। यानी एक आदमी का मजाक उड़ा रहा, यानी कितनी गुस्ताखी रसूल है। देखो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी कर रहा, यानी उनके चाहने वालों के ताल्लुक से गुस्ताखी कर रहा और बोल रहा कि तू अरब नहीं, मैं तेरे को लुंगी बनना कहा था, बड़ी लुंगी बनना सिखाता हूं। ठीक है, वो भी बोला पहलवान को, अरे बारी में ऐसा बोल रहा लुंगी बनना सिखाता। ठीक है, अगर लुंगी बनने तू जाएगा सिखाने, पहलवान हाथ में देंगे तो डर के भागा तो बोलो कितनी, यानी अगर पहलवान इसको कर दिए काम तो डर के भी भागना नहीं, पूरी लुंगी बनना सिखाना तैर के तू। अब इसके बाद में और चूहे निकले। एक हमारे यहीं पड़ोस में बेचारा हमारे पार्टी में था कल तक, उन्हें भी तकरीर में कहीं गुस्ताखी करा। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक सियासी जमात है, आपके ऊपर अगर कोई वाकया पेश आया, आप आना था तकरीर में ये बोलना था, खिलवत के जलसे में ये बोले कि एक कुत्ता मर गया 4 कुत्ते बाकी है। ये जुमला बोले नहीं बोले, बोलो एक कुत्ता मर गया 4 कुत्ते बाकी है। एक बेचारे खतीब मजलिस के वर्कर मिले तो मैं उनको पूछा भाई ये 4 कुत्ते मिल गए शेर को कैसा फाड़ दिए, 4 कुत्ते मिल गए शेर को कैसा फाड़ दिए। यानी आपके हर सवाल का हम जवाब देने के लिए तैयार है। अगर तुम जबान को लगाम नहीं देंगे तो फिर हमारे कने भी है जबान, हम भी ऐलान कर सकते हैं। हम भी पहले हमारा चैलेंज तुम कबूल करो, हम मोहम्मद पहलवान को लाने के लिए तैयार है। तुम जिस दिन बोले मुकाम जगह हर चीज चलो चैलेंज कबूल है। दूसरी चीज तुम ऐलान करेंगे जो शादी खाने के बाजू मस्जिद के ऊपर पेंट हाउस है, तुम साबित करो, पूरे मीडिया के साथ आओ, मैं रहता हूं इंतजार करता हूं। अगर मस्जिद के ऊपर पेंट हाउस अगर नहीं है तो फिर तुम अपने एमपी शिप से इस्तीफा दे दो। क्या भाई चैलेंज कबूल है नहीं है, बोलिए तो चलिए कबूल है। बकरियां भी अब आने वाला जो गणेश का सीजन है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, एसबी की रिपोर्ट, आज दिल्ली में बम धमाका हुआ। हमेशा की तरह जैसा ही बम धमाका होता, ये पूरा मीडिया जो आरएसएस के हाथ में है,
पूरा मीडिया ऐलान कर दिया कि फलानी तंजीम, फलानी तंजीम, फलानी तंजीम। कोई ये बात का ऐलान नहीं करा कि इससे पहले मक्का मस्जिद में जब बम धमाका हुआ, मक्का मस्जिद में बम धमाका होने के बाद में जो 8 लोग मरे और जो 11 लोग पुलिस फायरिंग में शहीद हुए, जब भी इस बात का ऐलान किया गया था कि फलाना जैश-ए मोहम्मद है, फलानी बांग्लादेश की तंजीम है, लेकिन हम उस वक्त भी ऐलान करे थे कि इसके पीछे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का हाथ है। उसके बाद में 2 साल के बाद में जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कर्नल पुरोहित का नाम आया, आज पूरा मीडिया कर्नल पुरोहित या प्रज्ञा सिंह का या किसी और तंजीम का नाम नहीं लेके फिर आज बम धमाका होने के बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में ये बोल रही है फलानी तंजीम कर दी, फलानी तंजीम कर दी। सिर्फ मुसलमानों का नाम क्यों ये बोलो? सिर्फ मुसलमान तंजीमों का नाम क्यों लिया जा रहा है? बार बार लोग ये कह रहे हैं कि चिदम्बरम होम मिनिस्टर बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इसके जो ऐलान है और जो इसके जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आज दिन भर आज मैं टीवी देखते रहा, दिन भर इंटरनेट पे रिपोर्ट पढ़ते रहा, लेकिन कोई एक रिपोर्ट ये नहीं कही मीडिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से या कांग्रेस की हुकूमत की तरफ से कोई एक रिपोर्ट ये नहीं कही कि ये बम धमाका आरएसएस की सरगर्म तंजीमें कर सकते हैं बोल के। तहकीकात में अगर कल के दिन आरएसएस का हाथ निकलेगा दिल्ली हाईकोर्ट के बम धमाके के ऊपर, तो क्या चिदम्बरम तुम इस्तीफा देंगे? क्या मनमोहन सिंह तुम इस्तीफा देंगे? क्या ये मीडिया के लोग जो जिम्मेदार है, क्या ये अपनी नौकरी से इस्तीफा देंगे? मैं चाहता हूं कि इसकी तहकीकात एनआईए के जरिए किया जाए। जब तक तहकीकात होकर अगर कातिल गिरफ्तार नहीं होता, अगर मुसलमानों के खिलाफ से अगर कोई अखबार अगर लिखेगा, कोई मीडिया लिखेगा, तो उस अखबार के दफ्तर के सामने हम धरना देंगे। उस अखबार के दफ्तर के सामने हम धरना देंगे अगर कोई मुसलमानों को इसका साबित जरूर देगा। अब बात जब मक्का मस्जिद की आई, खिलवत के जत्थे में बिपाशा बहुत फेंक रही थी कि मैं इतने पैसों में बेल कराया, मैं वैसा कराया। तेलंगाना के ऊपर एवरी असेंबली में डिस्कशन हो रहा था तेलंगाना के ऊपर कि तेलंगाना के जो बच्चों पे केसेस बुक हुए उन केसेस को वापस लिया जाए। यानी मक्का मस्जिद में बच्चे गिरफ्तार हुए तो 18 महीने 22 महीने तक बच्चे जेल में रहे। मैं चैलेंज कर रहा हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत से, आज चैलेंज कर रहा हूं आपके दरमियान में तमाम एमपी, एमएलए, कारपोरेटर सबसे चैलेंज कर रहा हूं। 18 महीने बच्चे जेल में रहे, चालापल्ली जेल में। क्या एक बार तुम जाकर अगर जेल में बच्चों से मिले? मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में जो बच्चों को गिरफ्तार किए थे, 75 बच्चे जेल में थे। सैदाबाद, अकबराबाद, बाबा नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी और कोई डिस्ट्रिक्ट के बच्चे नहीं थे, पूरे बच्चे हैदराबाद के, सैदाबाद, अफराद के इलाकों के थे बच्चे। एक मरतबा क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तालवापल्ली जेल जाकर मिले? एक मरतबा क्या अकबरुद्दीन ओवैसी एमएलए जेल जाकर मिले? क्या तुम्हारे अराकीन असेंबली जेल जाकर मिले? रमजान का महीना आया, बच्चे जेल में थे। बकरीद की ईद आई, बच्चे जेल में थे। क्या तुम जाकर रमजान में उन बच्चों के घरों को जाकर ये देखे क्या उनके घर में चूल्हा तिलक रहा या नहीं? क्या बकरीद में जाकर तुम देखे कि जो कमाने वाला जो बच्चा था जेल में 18 महीने से जेल में है, उस बच्चे के घर में चूल्हा तिलक रहा या नहीं? तुम जाकर देखे। 18 महीने तक बच्चे चालापल्ली जेल में थे। एक मरतबा ना तुम जेल को गए, ना तुम घर को गए। आज ऐलान कर रहे कि मैं बेल के पैसे दिया। तुम्हारे जेब से दिए, तुम्हारे बाप के जेब से दिए पैसे, जमात के पैसे से दिए तो क्या करे? 7.5 लाख रुपए दिए, जबकि 30 लाख रुपए बच्चों की बेल के लिए हुए। उसके बाद में जब बच्चे जेल में थे, सैदाबाद में मोहतशिम बिल्ला नामी मौलाना अब्दुल अली इस्लाई के बच्चे को गिरफ्तार किया गया। उस बच्चे की गिरफ्तारी के बाद में उसकी मां, उसकी बहन, उसके पड़ोसी जब सैदाबाद पुलिस स्टेशन को गए तो मनसूबाबंद तरीके से सैदाबाद पुलिस वाले उन बच्चियों को अंदर गेट बंद करके इतना मारे ताकि फिर से कोई खवातीन नाके को आकर दरियाफ्त ना करे। मारने के बाद में उन बच्चियों को गिरफ्तार करे। यह मारने का वाकया 10 मिनट 15 मिनट नहीं चला, 3.5 घंटे। 7 बजे मगरिब की नमाज पढ़ रहा था, मैं उजाले का मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ रहा था। जैसे मुझे इत्तला हुई कि मोहतशिम बिल्ला को गिरफ्तार किया गया है, मैं गाड़ी दबाकर सैदाबाद गया। देखा तो क्या अंदर खवातीन को बंद करके चारों तरफ से सैदाबाद पुलिस स्टेशन को मारते रह करके उन खवातीन को मारा गया। इतना मारा गया, मुझे आज बोलने के लिए शर्मिंदगी आ रही है कि
बच्चों को कुछ जबरदस्ती मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता पुलिस की मार के बाद में, जो बंदूक के बटों से जो अंदर मारे तो बच्चों को मेंस्ट्रुएशन चालू हो गया था। आज इस बात का ऐलान कर रहा हूं, 3.5 घंटे बच्चों को गिरफ्तार करके फैजाबाद पुलिस स्टेशन में रखे। कहां थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बांकड़े पहलवान, तुम कहां थे अकबरुद्दीन ओवैसी? क्यों नहीं आए फैजाबाद पुलिस स्टेशन? जवाब दो। आज तकरीबन 3 साल से इस सवाल का जवाब कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं। एक मजलिस के उसको असेंबली आओ, जवाब दो। अगर उनका कोई मकसद यहां पर है तो आओ, मैं माइक देकर रखने के लिए तैयार हूं। उसके बाद क्या हुआ, बच्चियों को गिरफ्तार करके सीसीएस लेके गए। सीसीएस ले जाकर आग के कपड़ों से बच्चियों को, फटे हुए कपड़ों से बच्चियों को पत्थर पे सुलाए। परवीन कुमार डीसीपी था, बाद में जो जॉइंट कमिश्नर एसडी बना, उस डीसीपी से जब मिलने गया तो मुझे रोके मिलने से उन बच्चों से। मैं बोला मुझे गोली मारना, लेकिन मैं उन बच्चों से मिलकर रहूंगा, उन मेरी मोहतरम खवातीन से मैं मिलकर रहूंगा। जब अंदर गए रोने लगे, पानी पानी के लिए बच्चियां तरस रहे थे, अंदर खवातीन तरस रहे थे। उसके बाद मैं और मौलाना अब्दुल अजीम इस्लाही गए मेडिकल साहब से, कुछ दवाएं देना था, दवाएं देकर आए। तकरीबन 3 दिन तक बच्चियों को सीसीएस में रखे। कितनी दूर था सीसीएस? हैदरपुर से 10 कदम दूर एमपी का घर था, लेकिन बच्चों से मिलने के लिए सीसीएस नहीं आया। आज आके बड़ी बड़ी बातें खिदमत में फैल के मैं ऐसा करा, मैं वैसा करा। चैलेंज करो, तुम कबूल करो। यहां पर आज मेरे चैलेंज को कबूल करो। क्या तुम जो बच्चे 18 महीने जेल में थे, क्या पासपोर्ट या वीजे की जरूरत थी? बोलिए भाई। अरे ऐसे ऐसे लोग आए, एक बीजेपी को छोड़ के हर पार्टी के लोग आए। कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए, जब मधु एमपी थे उन्होंने आए, अजीज पाशा, सुब्बरम सुधाकर रेड्डी एमपी आए, नयना नरसिम्हा रेड्डी असेंबली में आवाज उठाया। बच्चे जेल में हैं भाइयों, अगर आप बीमार है, बीमारी के वक्त आपको अगर दवा दिए तो जब आपको पैदा होता है, या बीमारी के 3 साल के बाद में दवा दिए तो पैदा होता है? बताओ। बीमारी के 3 साल के बाद में आज आके असेंबली में मैं आवाज उठाया तो बीमारी के 3 साल के बाद में आज आप बच्चे जब अंदर थे, शायद दिया बच्चों को। जब मैं जाहिद अली खान साहब और दीगर हमारे तहरीक के रुपा का डॉक्टर खान साहब, हम लोग जेल में मिलने के लिए गए। आधे बच्चों को चलने नहीं आ रहा था। चारलापल्ली जेल में से आधे बच्चों को गोद में उठाकर लेकर आए, बच्चों को गोद में उठाकर ले जाए। डॉक्टर जुनेद जो बच्चा है उसको गोद में उठाकर लेकर आए। जमालदारी थी उसकी, खींच दिए पुलिस वाले मार मार के। 18 महीने चारलापल्ली जेल में थे, चंचलगुड़ा जेल में थे। कोई मजलिस का रुकने से भी आकर नहीं मिला। रमजान गुजरा, कोई रुकने से भी आकर नहीं मिला। बकरीद की ईद, कोई रुकने से भी नहीं आया। ठीक है, जेल को नहीं आए, हुकूमत से डर के नहीं आए। मोहम्मद अली शब्बीर मिनिस्टर ये बयान किया कि बच्चे इन्वॉल्व थे। आज इसका क्या हालत हो गई देखो, धोबी का गधा हो गया, ना घर का ना घास का। मर रहा है, इख्तियार के लिए मर रहा, वहां से इलेक्शन लड़ रहा, एमएलसी के लिए लड़ रहा। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जब तक ये बच्चे जिंदा रहेंगे तू इख्तियार पे आने वाला नहीं है। तू इख्तियार पे नहीं आएगा, तू याद रख ले। इन मजलूम बच्चों की बदवा है तुझे, इन माओं की बदवा है तुझे। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का इख्तियार खोया आजम अजीज के एनकाउंटर के बाद में ऐलान करा था कि तेलुगु देशम के लोग तरसेंगे, इनको इख्तियार नहीं मिलेगा। आज वैसा ही हो रहा है। आज तेलुगु देशम के लोग तरस रहे हैं। सारे तेलंगाना से तेलुगु देशम खत्म हो गई, लेकिन वो इख्तियार आने वाला नहीं है। आजम अजीज का जो एनकाउंटर किया गया, नींद में से उठाकर बच्चों को घर में से ले गया। इसका यही रमजान के दिन थे, सही का वक्त था। आजम जो लड़का रेल बाजार में रहता है और अजीज जो मुमताज कॉलेज के पीछे रहता है, बच्चा सही करके 5 के डब्बे पे छालिया खाते ठहरा हुआ था। व्हाइट एम्बेसडर में आकर बच्चे को उठाकर लेते थे और ले जाकर एनकाउंटर करे उस बच्चे का। मैं उसी दिन ऐलान करा, चंद्रबाबू नायडू के सामने में बोला, एक जब 2 बच्चों को गिरफ्तार करे थे, मैं डॉक्टर खान खान चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए गए थे। मैं डॉक्टर खान खान जब बोले कि भाई देखो 2 बच्चों को गिरफ्तार करे हैं, हमको मालूम हुआ है कि इनकाउंटर करने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू सुस्तम बोला। मेरा यकीन था कि ये कानून ये कुछ ना कुछ दाल में काला है। जब हम लिफ्ट से नीचे उतरे तो मेरे को एक अखबार वाला बोला कि एक बच्चे का इनकाउंटर करिए। फिर पलट के मैं डॉक्टर खान खान चंद्रबाबू नायडू से गए, जाकर हम लोग ये बोले कि साहब एक बच्चे का इनकाउंटर करिए, कम से कम एक बच्चे को बचाओ। फिर सुस्तम बोला। मैं उसके मुंह में बोला कि तुम पहले बीजेपी का साथ देकर मुसलमान तुमसे नाराज है, अगर तुम ये एनकाउंटर को नहीं बताएंगे तो तुम फिर आने वाले साल में तुम्हारी जवान से तुम्हें इख्तियार होना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद ये मक्का मस्जिद का ड्रामा, 18 महीने बच्चे जेल में भाई, कोई रुकने से मिली एक मरतबा नहीं आया। 22
महीने 30-33 महीनों के बाद में मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट अल्लाह ताला अमानुल्लाह खान की रूहानी खुश कर दिया उनका। मैं समझता हूं कि एक ऐसे वकील, एक ऐसे अपने बेटे को वकील बनाकर छोड़कर गए कि अदालत में जब पैरवी हुई, जब बहस हुई, तो कभी जब जज के सामने जब बहस हो रही थी, जज हैरान था कि क्यों इन मासूम बच्चों को गिरफ्तार करे, कोलैटरल केसेस में डाले, एक एक बच्चे पर 3-3 केस, एक एक बच्चे पर 3-3 केस, एक केस नहीं। मक्का मस्जिद के बम धमाके के ऊपर किसी को गिरफ्तार नहीं करे। मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में ट्रांसपेरेंसी वर्ग के क्राइम नंबर 100/2007 एक बनाए, क्राइम नंबर 97/2007 एक सीसीएस का बनाए, क्राइम नंबर 105 के राम गोपाल पे पीएस में एक केस बनाए। 3 केसों में एक में टोटल 70 बच्चों को 3 केसेस में डाले, यानी 210 बच्चों को गिरफ्तार करे। वैसा हुआ कहां है? फिर परसों इन्हें बोल रहा कि हम चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करें, जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा। आज दिल्ली में बम धमाका हुआ, पूरे पुलिस वाले पूरे बच्चों के घरों पे। अभी मेरे को कलीम का फोन आया यहाँ पर, मैं अभी जब नीचे जाके जो बात कर रहा था, कलीम, कौन कलीम? जो बच्चा स्वामी असीमानंद को अपना जुर्म कबूल करवाने पे जो मजबूर किया अपने अखलाक की बुनियाद पर, वो बच्चे के घर पे पुलिस वाले अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए उसके घर पे पुलिस वाले। उसके बाप को गिरफ्तार करके पुलिस वाले, कौन सी पुलिस है मैं मालूम। मैं बोला कि अभी ईद मिलाद खत्म करके आ रहा हूं, कहीं उसके बाप की मदद देखो ले जाने की। आज भी पुलिस वालों का जुल्म जारी है मुसलमानों पे। इनकी जहनीत नहीं बदली, इनकी जहनीत नहीं बदली। खुदारा पुलिस की जहनीत नहीं बदली। आज भी मेरे को धमकी दे रहा है, भट्टा चोर बोला मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा, इज्जत का दावा डालूंगा। अबे काले पठान सुन, अबे भट्टा चोर सुन, मैं अमानुल्लाह खान की औलाद हूं, मैं मजलिस बचाओ तहरीक का एक अदना सिपाही हूं, कोई केसों से डरने वाला नहीं, हर केस का मुकाबला करूंगा। ऐसा वकील है मेरे घर में जो तेरा बाजा बजा के छोड़ देगा। याद है 22 महीने हो गए, बच्चे बड़ी हो गए, कोई नहीं आया। उसके बाद में खवातीन 14 दिन खवातीन वुमेन चंचलगुड़ा वुमेन जेल में रहे भाई। 14 दिन मौलाना नसीरुद्दीन की बीवी, मौलाना नसीरुद्दीन के बहू, 4 बहू, और अब्दुल अलीम इस्लाई की बीवी, उनके लड़कियां, उनके मदरसे के लड़कियां, जुमला 28 खवातीन 14 दिन चंचलगुड़े की जेल में थे। क्यों नहीं आए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या हाथ को मेहंदी लगी थी? क्या पैरों को मेहंदी लगी थी तुम्हारे? आना था चंचलगुड़ा जेल, मिलना था, आके खवातीन का हाल देखना था। ठीक है, बेल के पैसे कौन दिए? खवातीन के बेल के पैसे तुम दिए। खान लतीफ खान साहब और जाहिद अली खान 7.5 लाख रुपए मेरे हाथ में दिए। ये बोले कि मैं दिया हो क्या? नहीं बोलना, आप जाओ जाके बच्चों की बेल के पैसे दियो। ये 7.5 लाख रुपए डूब गए। अब वो बच्चे आप पेशी को जाते नहीं, वो पैसे वहां से खत्म होता नहीं, वो आते नहीं। वो केस में जो बच्चियों का केस हुआ, 18 लोगों को गिरफ्तार करे, 33 बच्चियों के नाम डाले उसके अंदर केस। आज भी वो बच्चियों को बेल नहीं होकर के पुलिस वाले तंग कर रहे, रोजाना सीसीएस वाले, रोजाना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वाले, स्ट्रिप वाले वहां पर फिर रहे रोजाना। जो बच्चे ठीक है, मुजाहिद सलीम, जब मौलाना नसीरुद्दीन गिरफ्तार हुए, मुजाहिद सलीम के नामी बच्चे अब्दुल अलीम इस्लाई के बच्चे का एनकाउंटर हुआ। गुजरात की पुलिस आई थी गिरफ्तार करने, जब बच्चे एहतजाज करे तो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ऐसा रख के मार दिया। नरेंद्र अमीन कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, गुजरात पुलिस। गुजरात का टास्क फोर्स बनाए थे मुसलमानों को एनकाउंटर करने। 16-3 केस में आज सारे लोग जितने मुसलमानों पर जुल्म करे, नरेंद्र कुमार अमीन जो है उसके साथ ये पूरे वहां चालापल्ली जेल में है। आज गुजरात की साबरमती जेल में है ये लोग। गुजरात की साबरमती जेल से आज तक रुकने असेंबली या इनके हवाली, रुकने असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी या इनके हवाली एक मर्तबा भी मुजाहिद सलीम के बारे में आवाज उठाए? सुने आप लोग? क्या पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाए? बोलो आप लोग, सुने क्या? बोलो, एक मर्तबा सुने क्या? कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे वारंट है, कोर्ट का वारंट है, वो 7 आदमी को गिरफ्तार करके यहाँ लाओ बोल के। जब गुजरात में अगर कोई लोग वांटेड है हैदराबाद के, गुजरात की पुलिस आड़ी ले लेके जा रही, सीधा ले लेके जा रही, लेके जाके उनको रिमांड कर दे रही गुजरात में।
आज गुजरात की पुलिस जो अंदर जुडिशियल कस्टडी में साबरमती जेल में है, उनको लाने के लिए हैदराबाद पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं जाती हैदराबाद पुलिस उनको लाने के लिए? कहा है भत्ता चोर क्यों नहीं तू भेजता पुलिस को? भेज कर मैं तो गुजरात पुलिस जब देखता हूं, उठा आवाज तू जाके असेंबली में, जब बोलूंगा तेरे को वाकई तू मर्द की औलाद है, उठा असेंबली में चीफ मिनिस्टर को मजबूर करो कि ला गुजरात पुलिस को वहां पर लाकर उनको ट्रायल चलाओ, यहाँ पर उनको खत्म का मुकदमा दायर है उनके ऊपर। नहीं करते। जितने एफआईआर हुए मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद में टोटल 13 एफआईआर हुए, सारे 13 एफआईआर में जितने बच्चे जेल काटे बरी हुए, आज उनके पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं। किसी का पासपोर्ट नहीं बन रहा, किसी का पासपोर्ट नहीं बन रहा। पासपोर्ट इंक्वायरी हो गई तो सैदाबाद पुलिस स्टेशन की इंक्वायरी आती, सैदाबाद पुलिस स्टेशन फौरी लिखती, तो मुकदमे में बरी होने के बाद में कोई पुलिस के ऑफिसर को एहतियात नहीं है कि नहीं है मुकदमे में था बोल के लिखने के लिए। कानून है इस बात पे कि अगर कोई मुलजिम है गिरफ्तार हुआ, उसके बाद में अगर उसको अदालत बरी कर दी, लेकिन फैजाबाद का इंस्पेक्टर ये लिखा के ही वॉज अक्यूज्ड इन सो एंड सो क्राइम नंबर, उसके आगे ये नहीं लिखता उन्हें कि ही वॉज अक्यूज्ड एंड फ्रीड बाय कोर्ट बोल के नहीं लिख रहा उन्हें। आज तकरीबन 60-70 बच्चे ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट नहीं बन रही, उम्र को जाना चाह रही, हज को जाना चाह रही, पासपोर्ट नहीं बन रही। मौलाना अब्दुल अली इस्लाई पासपोर्ट के लिए डाले भाई। देखो आप मंदिर की क़यादत अली बाबा 40 चोर पूरे, यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, 7 एमएलए, 2 एमएलसी, 40 कारपोरेटर, फिर इनके हवारी, पासपोर्ट डाल के आज तकरीबन 6 महीने होता। पुलिस की रिपोर्ट पे 90 साल की उम्र में उनको क्या दहशतगर्दी करते बोलो आप। आज उनका पासपोर्ट रिन्यूअल को डाले तो रोक के रखिए, पासपोर्ट रिन्यूअल के दिए डाले उनको रोक के रखिए। एसपी की रिपोर्ट, फैजाबाद की पुलिस की रिपोर्ट पे आज उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा। तुमको नहीं मालूम क्यों नहीं करते? मौलाना नसीर अब्दुल अली इस्लाई के घर पे जाओ, बिठाओ, 7 एमएलए को लियो, एमपी, एमएलए, पूरे कारपोरेटर जाओ, जाके पासपोर्ट ऑफिसर को पूछो किशन रेड्डी का पासपोर्ट बन सकता, वैकुंठम जो कारपोरेटर है, जो बेगम बाजार में पिछले सालों में जो मुलविस था, उसका पासपोर्ट बन सकता, नरेंद्र का पासपोर्ट बन सकता, अब्दुल अली इस्लाई का पासपोर्ट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता है, पजामा है, नहीं बन सकता पासपोर्ट। इंशाल्लाह आज मुझे मालूम हुआ तो आज उनके घर को जाके मिला हूं। मैं बोला आप बैगन की ये पासपोर्ट और बैगन की पुलिस, मैं अदालत से रुजू करके आपको पासपोर्ट दिला दूं। इंशाल्लाह दुआ करिए उनके पासपोर्ट के लिए भी हम कोशिश करेंगे। अब जितने बच्चे केस में बरी हुए, आज भी जैसा बम धमाका हुआ, थोड़े दिन पहले बम्बई में बम धमाका हुआ, पूरे बच्चों के घरों में पुलिस वाले, जो पुराने बच्चे अक्यूज थे मक्का मस्जिद केस में, जो पुराने बच्चे फैजाबाद के मानिक प्रभु के केस में थे, जो पुराने बच्चे जो सीधे बाजार के मस्जिद के जो जबरी के केस में थे, सारे बच्चों के घरों में पुलिस आई। अचानक एक तमाशा है पूरा ऐसा। आप जाके देखो, फैजाबाद, अकबराबाद, गुलशन इकबाल कॉलोनी, हाशमाबाद, चारों तरफ से टेलीफोन आ रहे हैं, हजारों में टेलीफोन आ सुनते सुनते कि हमारे घर पे पुलिस, हमारे घर पे पुलिस, डॉक्टर जुनैद के घर पे पुलिस, कलीम के घर पे पुलिस, रियाज के घर पे पुलिस, हाशम के घर पे पुलिस, हर बच्चे अदालत पर ही करी ना मैं लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम फिर कहीं पुलिस बोलो जाकर भी मजलिस से चाहती क्यों नहीं इमीडिएट। अरे छोटी मोटी बात पे जाके आप शुक्रिया अदा कर रहे चीफ मिनिस्टर, दवाखाने को आए, चलाना 2 दिन तक आप लगा देखे, इन दवाखाने को आए, घर को आए, प्यार दो चलते रहा इनका उनका, वो हुरत की सूरत तक आते रहा चीफ मिनिस्टर, रोज घर को आ रहा था, बोल रहा था अरे भैया तुम कहीं की हुकूमत चला रहे हो, कैबिनेट मीटिंग नहीं, कहीं की हुकूमत चल रही। देखो आप आज पिछले 3 महीने से कोई कैबिनेट मीटिंग ही नहीं हो रही। वजीर बेखलमदान बोल के सुनते थे, वजीर बेखलमदान यानी चीफ मिनिस्टर, इसको कोई पावर्स नहीं, कोई पावर्स नहीं इसको। आज आप जाके क्यों नहीं बोलते भाई कि ये जो बच्चे, क्योंकि असल कातिल गिरफ्तार हो गया मक्का मस्जिद धमाके में, उसके बाद में जो बच्चे जो जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई वो एफआईआर को खुलासा कर देना। मुजाहिद सलीम का जब जनाजा जा रहा था, कुछ बच्चे कुत्ता वाले वीडियो में आए, जनाजे में 200 या 250 लोग थे, पूरे 250 लोगों को अक्यूज बनाया, पूरे 250 लोगों को अक्यूज। अरे जुल्म की इंतहा ये हुई। आज भी महबूब अली साहब मरूम बेचारे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, डीजेएस के जो सदर थे,
डीजेएस के जो सदर थे उनका इंतकाल हो गया, आज 1 महीना हो गया। आज पुलिस वाले उनको पूछ रहे, उनके पड़ोसी मेरे को फोन करे, भैया महबूब अली को पूछ रहा था, इनको ऊपर भेजा होगा, बोला जो पूछने वालों को भी भेजा दो, जाके लाते उनको पकड़ के वहां से। यानी कैसा जुल्म देखिए, क्या कारनामे हो रहे पुलिस के। आदमी मर गया तो ख्याल नहीं, अब वक्त जायदादों की बात, वक्त प्रॉपर्टीज की बात जब आई तो बड़ा है ना कि मैं वैसा किया, मैं ऐसा किया। आजमपुरे के जलसे में तकरीबन 50 ऐसे वक्त प्रॉपर्टीज है शहर में, और दूसरी जगह नहीं। कारवान से लेके पहाड़ी शरीफ तक, यानी हकीमपेट ब्रिज से लेके पहाड़ी शरीफ तक के शहर का रुतबा था। तकरीबन खाली शहर में 3000 करोड़ के प्रॉपर्टीज कब्जे में है। क्या कर रहे हैं? खाली आवाज उठाना, वो मैं वैसा कर दूंगा, वक्त प्रॉपर्टीज को मैं ऐसा कर डालूंगा। ये जो टास्क फोर्स का ऑफिस था ना, जो टास्क फोर्स ऑफिस था बेगमपेट में वक्त प्रॉपर्टी पे था, अरे कोर्ट पहले आवाज उठाए टास्क फोर्स ऑफिस खाली करो बोल के। 96 में अमानुल्लाह खान साहब आवाज उठाए थे, टास्क फोर्स ऑफिस खाली करो वरना हम टास्क फोर्स वालों को जीने नहीं देंगे बोल के। ऐवान असेंबली का रिकॉर्ड है, निकाल के देखो। तुम जब दूध पीते बच्चे थे, शीशी निप्पल लेके हजरपुर में गिरते थे, जब अमानुल्लाह खान आवाज उठाए, वक्त प्रॉपर्टीज को बचाने वाली शख्सियत का नाम आंध्र प्रदेश में अमानुल्लाह का। आज तुम आके बोल रहे मैं बचाया, मैं करा। टास्क फोर्स ऑफिस जो खाली हुई भाई, अब इसके ऊपर एक वक्त कॉम्प्लेक्स बनता, वक्त कॉम्प्लेक्स बनता पूरे इनके किराएदारों के। एक कारपोरेटर एक मलगी में आ जाता है, एक सदर इत्तेजाई एक मलगी में आ जाता है। ये नक्शा बता रहा हूं मैं, ये अगर उसके ऊपर वक्त कॉम्प्लेक्स बनेगा, मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि इसके अंदर अलाटमेंट जो होगा मलगियों का, हर रात होगा मलगिया, उसके बाद में उसमें किराएदार बनेगा। कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर किसी को मलगी अलाट होंगी, ये बात सही नहीं रहेगी। बाद आपका हराज होना मलगियों का हराज होने के बाद में वो उसमें किराएदार डालना। ये लोग क्या चाह रहे हैं कि टास्क फोर्स ऑफिस जहां पर खाली कराए उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स बना के पूरा खा जाना। अब आप ये जो मदीना वक्त कॉम्प्लेक्स के पीछे प्रॉपर्टी है, वक्त प्रॉपर्टी कौन है उसमें कब्जे में जाके देखो, पूरे इनके लोग, पूरे सभी के लोग कब्जे में। मीर मोमिन साहब की पहाड़ी कौन प्लाटिंग करे? पूरे तुम्हारे लोग प्लाटिंग करे। आज वक्त प्रॉपर्टी की बात, मैं ऐसा करा, मैं वैसा करा, ये तो पब्लिक को गुमराह करने की बातें हैं। इस जलसे की वजह मैं आपसे मुखातिब हो रहा था, आपके सामने हकायक पेश करना मेरी जिम्मेदारी थी। मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में जो बच्चे बरी हुए, आज भी वो बच्चे परेशान हैं। ये जो ऐलानात है चीफ मिनिस्टर के कि मैं माफी चाहता हूं, अरे तेरे बच्चे को ले जाके शाटा देके मुसल कस के मैं माफी चाहता हूं, तो माफ कर देता मेरे। चीफ मिनिस्टर ऐलान करा असेंबली में मैं माफी चाह रहा हूं बोल के। हम हमारे अखबार वालों की अल्लाह चा रखे, ऐसा वहां बयान बनाए कि इफ्तार की दावत में चीफ मिनिस्टर माफी चाह बोल के। अगर कोई रिपोर्टर के बच्चे को ले जाके मार के उसके बाद में चीफ मिनिस्टर माफी चाह तो खामी बढ़ जाते। नए पुलिस वाले जो गिरफ्तारी में मुलविस थे और जो टार्चर करने में सारे हरीश कुमार गुप्ता से लेके रामचंद्रन से लेके वो जितने ऑफिसर, जितने मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में जितने पुलिस ऑफिसर जो बच्चों को टार्चर करे, मैं डॉक्टर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। जितने बच्चे गिरफ्तार थे शाली बंडे पे जो एनकाउंटर, जो शाली बंडे पे फायरिंग करे, शाली बंडे पे जो इंस्पेक्टर मोगलपुरा, इंस्पेक्टर नबीपुरा, इंस्पेक्टर शाली बंडा, इंस्पेक्टर शाली बंडा, इंस्पेक्टर मोगलपुरा और इंस्पेक्टर फलकनुमा, इंस्पेक्टर चारमीनार, इंस्पेक्टर हुसैनी आलम, ये 6-7 इंस्पेक्टर जब मक्का मस्जिद में बम धमाके के बाद में फायरिंग करके जो बच्चों को मारे, सारों को तरक्की मिली। सुनो अकबरुद्दीन ओवैसी, सुनो असदुद्दीन ओवैसी, सारों को इंस्पेक्टर से एसीपी बनाया गया। आज कोई एसीपी बंजर आई है, कोई आज एसीपी घोषामैल है। ये रामचंद्रन जो उस वक्त इंस्पेक्टर टास्क फोर्स था, जो बच्चों पर जुल्म करा, जो बच्चों को पकड़ के पिशाब पिलाया है, मुसलमान बच्चों को पकड़ के शाह किया, मुसलमान बच्चों को पकड़ के, उसको आज एसीपी बना के आज उसको एसीपी काचीगुड़ा रखे, उसको एसीपी काचीगुड़ा रखे। नागेंद्र जो मिनिस्टर है उन्हें उसको पोस्टिंग दिलाया, यानी तुम पे जुल्म करने वाले को आज एक वजीर उनको पोस्टिंग दिलाता है। सस्पेंड हो गया था उसको, फिर बहाल करे उसको। सारे पुलिस ऑफिसरों को तरक्की मिली नहीं। हम मुतालबा करते हैं मंदिर बचाओ तहरीक की तरफ से कि जितने पुलिस ओहदेदार जो मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में
मुसलमानों पे जो जुल्म करे, हरीश कुमार गुप्ता से लेके रामचंद्रन से लेके पूरी जवानों तक मेरे कने लिस्ट है, 70 पुलिस वालों की मेरे कने लिस्ट है। उन सारों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। बच्चों को मजलूम यानी एक मजहब को बदनाम करने का जो मुकदमा चला सकते हैं, एक मुसलमान मजहब को बदनाम करे, दहशतगर्द का लेबल लगाए मुसलमानों पर, उनको गिरफ्तार करके उनको फौरी केस से गिरफ्तार करना चाहिए और उनको एज पर लॉ कानून से चलाना चाहिए। और कंपनसेशन की बात, आज तक एक बच्चे को 1 रुपया नहीं मिला, एक बच्चे को। पक्कावती बम धमाके के बाद में जितने बच्चे गिरफ्तार हुए, रोजाना अखबार में पढ़ लो कि कंपनसेशन मिला कि बोले दे बच्चों से पूछा तो बच्चे बोले भाई आज परेशान है हम पैसे के लिए। किसी के घर में दहशतगर्द का लेबल लगने की तरफ से बहनों की शादी नहीं हो रही, कोई बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, कोई बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, कोई बच्चों को कोई नमाज में मुसल्लिया बाजू से हट जा रहे बच्चों के। आज कंपनसेशन देना, एक बच्चे को कम से कम 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देना। हुकूमत, अगर चीफ मिनिस्टर तुम वाकई मुस्लिम परस्त हो, अगर तुम इंसाफ परस्त हो, तो सारे ये जितने पुलिस वालों की जायदादें हैं, जितने मुलविस है, 70 पुलिस ऑफिसर मुलविस है, हरीश कुमार गुप्ता से रामचंद्रन से लेकर सारे 70 जो पुलिस वाले मुलविस है, सारों की जायदाद को आइडेंटिफाई करके सबको नीलाम करके इन बच्चों को 10 लाख रुपए फी बच्चे को कंपनसेट करना और नौकरियां देना। क्या आप लोगों को ये चीज कबूल है नहीं है? बोलिए। इन जन गुजारिश के साथ मैं आप लोगों से रुखसत होता हूं। यहां पर एक करारदाद मैं मंजूर करूंगा। आप लोग नारे तकबीर में बोलूंगा, अल्लाह अकबर आप लोग बोलकर उस करारदाद को, हमारी एक करारदाद है कि चीफ मिनिस्टर श्री एन किरण कुमार रेड्डी जितने मक्का मस्जिद में बच्चों को जो मुलविस किए थे, जो पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है, सारों को गिरफ्तार करके एक मजहब को बदनाम कर दहशतगर्दी का लेबल लगाने का मुकदमा चला है। दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि सारे जो बच्चे गिरफ्तार हुए थे उनको गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हुए सरकारी नौकरियां दे। तीसरा हमारा मुतालबा यह है कि जितने बच्चों को कंपनसेट करने के लिए सारे ऑफिसर की जायदादों को, इनकी नामी और बेनामी जायदादों को, मेरे कहने सब रिकॉर्ड है पूरे पुलिस ऑफिसरों का बेनामी जायदाद का, सबको इनकी जायदादों को लाख करके इसको नीलाम करके एक बच्चे को 10 लाख रुपए कंपनसेशन करे। नारे तकबीर।